आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सी एन अन्ना दुरई की चीफ मिनिस्टर सीरीज का ये पार्ट है। और वैसे तो मैंने तमिलनाडु का इतिहास और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स को कवर किया है। हमने सी एन अन्ना दुरई की अभी तक बात नहीं की, हमने करुणानिधि की भी बात नहीं की, उनकी भी बात हम करेंगे। तो आपको पता ही है कि हमने एम जी रामचंद्रन, जयललिता, के कामराज, सिराज गोपालाचारी, इन सबकी बायोग्राफी कवर की है। दोस्तों ये लेक्चर्स आप जरूर देखा करिए। ये जो चीफ मिनिस्टर सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें राज्यों के बारे में बताता हूं, स्टेट्स में क्या चल रहा है, कैसे हर एक स्टेट कल्चरली डिफरेंट है, पॉलिटिक्स अलग रही है, उन सबके बारे में बताता चलता हूं। आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, 360 डिग्री ओवरव्यू आपको हो जाएगा। तो ये लेक्चर्स जरूर देखा करिए। ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा और खुद की भी नॉलेज बहुत एनहांस होती है। तो सी एन अन्ना दुरई की हम बात करेंगे। मैंने इससे पहले पेरियार का लेक्चर लिया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और अन्ना दुरई की भी हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं दोस्तों, ये मेरी आईडी है, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन थे अन्ना दुरई? अन्ना दुरई जो थे वो लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, जो मद्रास स्टेट था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए, ब्रिटिशर ने 3 पावर सेंटर्स बनाए थे। ठीक है, एक था हमारे साउथ में जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, जिसको बाद में तमिलनाडु कर दिया गया, मतलब बहुत सारे एरियाज अलग हो गए। मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ का पूरा एरिया जो है वो इंक्लूड करता था। ठीक है, एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, इधर बॉम्बे, ठीक है, और इस साइड बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है ना, तो ये 3 पावर ऑफ सेंटर थे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, हर जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। सिराज गोपालाचारी को इधर मद्रास प्रेसिडेंसी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, इस प्रोविंस का। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इसी दौरान अन्ना दुराई भी एक्टिव थे। ठीक है, तो अन्ना दुराई की बात करें तो ये लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास 1967 से लेकर 1969, और 1969 को मद्रास स्टेट का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 1969 तक। ठीक है ना, इसके बाद इनका देहांत हो गया। देखिए, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स है। अगर हम साउथ की बात करें, द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात करें, तो डीएमके और एआईडीएमके, ये दो बहुत बड़ी पार्टीज है, राइवल पार्टीज है। एआईडीएमके एमजीआर वाली और जयललिता वाली 1972 में जिसको बनाया गया था, और अन्ना दुराई ने 1940s में इस अपनी पार्टी को बनाया था, जब वो पेरियार से अलग हो गए थे। अभी उस इवेंट की भी हम बात करेंगे। तो अन्ना दुराई, अन्ना वैसे तो एल्डर ब्रदर को बोला जाता है। ठीक है ना, एल्डर ब्रदर अन्ना बोलते हैं हम, आपने सुना होगा अक्सर। बहुत ही बड़े स्कॉलर, मूवीज में भी इन्होंने बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने तो सिनेमा को किस तरीके से सिनेमा को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए वो तक अन्ना दुराई ने किया है। पूरा बकायदा द्रविडियन पॉलिटिक्स का प्रोपेगेंडा चलाया, हालांकि कंस्ट्रक्टिव वे में चलाया। बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी हैं, लिटरेरी वर्क्स इनके कमाल के हैं, और बहुत सारी मूवीज के, आई थिंक 8 मूवीज के इन्होंने स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी है, और डायलॉग्स तक लिखे हैं। तो अन्ना दुरई काफी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी थे। एक कुशल राजनेता तो थे ही, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कब जन्म हुआ? 15 सितंबर 1909, जब भारत में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी है कि नहीं, 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया था। और यहीं पे सेपरेट इलेक्टोरेट उसी रिफॉर्म्स में था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगी। मैं इसलिए आपको ऐसा बताता रहता हूं कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अन्ना दुरई का जन्म इसी समय हुआ था। कहां पे? कांचीपुरम में। आज का जो तमिलनाडु है ना, कांचीपुरम बहुत अमीर परिवार नहीं था दोस्तों, गरीब परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी कढ़ाई बुनाई का काम करते थे, वीवर थे। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब इनके पिताजी का नाम था नटराजन, और इसीलिए इनका जो पहला नाम आप देखेंगे वो नटराजन है। ठीक है, CNN स्टैंड फॉर नटराजन। और इनकी माताजी का नाम था बंगारू अम्मा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 21 साल में इनकी शादी हो गई, लेकिन इनको पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, हालांकि कुछ टाइम के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि घर में पैसे नहीं होते थे, तो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अपने पिताजी का भी ये हाथ बटाते थे। ठीक है ना, लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने अपना बीए पूरा किया। ठीक है, और फिर एमए भी किया। ठीक है, तो पढ़ाई इन्होंने की, ग्रेजुएट हुए। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, जिस इंसान के पास ज्ञान होगा, पब्लिक उसी को ही फॉलो करेगी। और हाँ, ओरेटर बहुत बढ़िया थे, बोलते बहुत बढ़िया थे। ठीक है ना, और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ वक्त तक इन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया था, और एज अ क्लर्क इन्होंने काम किया था म्युनिसिपल टाउन में।
वहां पे काम करते थे, क्योंकि घर पे इतना पैसा नहीं होता था, तो पैसा तो चाहिए ही, बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फैमिली फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ वक्त तक ये क्लर्क रहे, और उसके बाद इन्होंने बीए की डिग्री ली, एमए की डिग्री ली, और फिर टीचर हो गए। अच्छा, ज्यादातर मैं देखता हूं जो पॉलिटिशियंस रहे हैं वो या तो टीचर रहे हैं, और आज भी ऐसा ही है, या तो टीचर रहे हैं या फिर लॉयर रहे हैं। हालांकि लॉयर का दबदबा बहुत ज्यादा है, कोई साइंटिस्ट नहीं रहा है, ये बड़ा दुखद है, ठीक है ना। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पहले के लीडर्स थे वो कमाल थे, एक्सेप्शनल स्किल्स थे उनमें, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, पटेल हो, नेहरू हो, बड़ी लंबी लिस्ट, अंबेडकर हो, गजब के लीडर इन्होंने भारत को बनाया है, और अन्ना दुरई भी इसमें शामिल है, ठीक है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, याद रखिएगा। पेरियार की जब हमने बायोग्राफी रिव्यू की थी, पेरियार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे अन्ना दुरई, लेकिन इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। पेरियार तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, और बाद में डिफरेंसेस की वजह से 1925 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, तो वो 6 साल रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लेकिन अन्ना दुरई ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। और इन्होंने ये जस्टिस पार्टी के सदस्य थे। जस्टिस पार्टी क्या थी? देखिए, जस्टिस पार्टी नाम ही है ना, देखिए नाम से आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। आप नाम पे फोकस करिए। जस्टिस पार्टी कब बनी थी? 1917 में। अब 1917 में जस्टिस, किसको इंसाफ मिलेगा? उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनके पास राइट्स नहीं है। उस समय जो पॉलिटिक्स थी, यही पेरियार और अन्ना दुरई कहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की टॉप लेवल की पॉलिटिक्स है, उसमें ज्यादातर अपर कास्ट हिंदूज है, ज्यादातर ब्राह्मण है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, हमको अपने राइट्स चाहिए। जो लोअर कास्ट है, जो जिनके पास कोई राइट्स नहीं, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता है, उनको भी अधिकार दो। उसी के लिए जस्टिस पार्टी जो है वो बनाई गई, और 1935 में इन्होंने जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया। और इस समय पेरियार भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। पेरियार ने तो पूरा सत्याग्रह चला दिया था। मैं पेरियार को पैरेलली लेके चल रहा हूं दोस्तों। अन्ना दुरई और पेरियार को पैरेलली लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अन्ना दुरई जो है वो पेरियार स्कूल ऑफ थॉट से ही आते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो पेरियार की बायोग्राफी आप जरूर देखिएगा इससे पहले, तब अन्ना दुरई की बायोग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इधर अन्ना दुरई भी यहां पे जो अनटचेबल्स थे उनके लिए काम कर रहे थे, जिनके पास कोई राइट्स नहीं, तो उन्होंने तो बाकायदा वैकॉम सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था जब मंदिरों में एंट्री नहीं थी, ठीक है। तो अन्ना दुरई बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने फिर जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया। 1937 में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो चुन के आई, क्योंकि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। उसमें इलेक्शंस के लिए आप जा सकते हैं। 1937 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, और सारे प्रोविंसेस में, यहां पे लगभग सारे प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत के आई, और वो चुन के आई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में भी चुन के आई, और सी राजगोपालाचारी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हुए। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री का काम तो बेहतरीन था 2.5 सालों का, 1937 से लेकर 1939 तक कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है, जिस प्रोविंसेस में उनकी सरकार थी, जिन जिन प्रोविंसेस में, उसमें रही, बहुत बढ़िया काम था। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स और वेलफेयर प्रोग्राम चलाए, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसकी वजह से साउथ के लोग नाराज हो गए, स्पेशली जस्टिस पार्टी। अब ये कौन से प्रोविजंस थे, क्या था जिससे लोग नाराज हो गए, और अन्ना दुरई भी नाराज हो गए? इसमें था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। हिंदी, जब जब साउथ में हिंदी का मसला उठा है, तब तब वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं दोस्तों, और आज भी प्रोटेस्ट चलते हैं। तो ये सब कुछ हम देखते हैं कि उस समय भारत में चल रहा था। अब दोस्तों ये लिखते बहुत अच्छा थे, तो बहुत सारे जर्नल्स भी इन्होंने लिखे, बहुत सारी मैगजीन्स को भी इन्होंने एडिट किया, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इनका कमाल का है दोस्तों। मैंने बताया ना कि ये तो मूवीज को पॉलिटिक्स के लिए यूज करते थे, कंस्ट्रक्टिव वे में, याद रखिएगा, मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव वे में। भारत का इतिहास और द्रविडियन पॉलिटिक्स का इतिहास और द्रविडियन कल्चर, ये पूरा साउथ की मूवीज में उस समय दिखाया जाता था, और स्टोरीज, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, ये सब लिखते थे अन्ना दुरई, ठीक है ना। टोटल 8-9 फिल्मों में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, और बहुत कुछ लिखा भी है, काफी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, नॉवेल्स हो गई, ये सब लिखते थे ये, ठीक है। तो ये सब कुछ अन्ना दुरई ने किया। और इसके बाद हम देखते हैं 1944 में एक बहुत ही बड़ा यहां पे इवेंट होता है, जब पेरियार ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कजगम मतलब होता है एसोसिएशन, तो द्राविडियन कजगम इसको बना लिया। दोस्तों आज जो आप पार्टीज देख रहे हैं, ज्यादातर डीके पार्टी की ही ऑफशूट्स हैं, जैसे डीएमके। तमिलनाडु में 2 बहुत बड़ी पार्टी है, वैसे तो 4 हैं अगर हम टोटल देखें, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके और एआईडीएमके,
ठीक है, तो ज्यादातर जो डीएमके और एआईडीएमके है वो इसी की ही ऑफशूट्स है, इसी से ही निकली है, स्पेशली डीएमके। ठीक है ना, तो यहां पे द्रविडियन कजगम, ये जो 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को उसको रीनेम किया, तो पेरियार क्या बोल रहे थे, हमको इलेक्शंस नहीं लड़ना है, आजादी की मांग उठ रही थी, लेकिन पेरियार का साफ कहना था कि आजादी तभी असली मायने में होगी जब यहां पे हर एक इंसान को राइट्स मिलेंगे, हर एक इंसान को अधिकार मिलेंगे, स्पेशली वो जो दबे कुचले हैं, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। भैया 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो यहां पे हर कोई बहुत सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन पेरियार तो मॉर्निंग में थे, वो तो बहुत दुख जता रहे थे कि असली में हमको आजादी मिली ही नहीं है, जब तक हर एक इंसान आजाद नहीं होगा तब तक कोई आजादी मानेंगे ही नहीं। और अन्नादुरई भी साथ दे रहे थे, लेकिन अन्नादुरई ने, अब हम देखते हैं, धीमे धीमे किनारा करना शुरू कर दिया पेरियार से। अन्नादुरई ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसको बोला गया द्रविड़ मुनेत्र कजगम, वही करुणानिधि वाली पार्टी। और अन्नादुरई ने जो पार्टी बनाई, इसको 1949 में बनाया गया था। ठीक है ना, अब क्यों ऐसा स्प्लिट हुआ, क्यों दोनों अलग हो गए? पेरियार चाह रहे थे कि इलेक्शंस नहीं लड़ा जाए, इलेक्शंस को हम पूरा बॉयकॉट करेंगे। पेरियार एक एक्टिविस्ट थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे। ठीक है, भले ही वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, लेकिन वो एक एक्टिविस्ट थे। ठीक है ना, तो पेरियार जो थे वो चाह रहे थे कि इलेक्शंस कुछ नहीं, और हमको सबसे पहली बात तो एक द्रविड़ नाडु अलग स्टेट दो। ठीक है, साथ ही साथ जो लोगों के राइट्स हैं, जब तक उनके राइट्स को ऑनर नहीं किया जाएगा हम कुछ भी नहीं करने वाले। इधर अन्नादुरई जो थे वो थोड़े से नरम पड़ गए, वो दिल्ली सरकार से कॉम्प्रोमाइज करने के पूरे मूड में थे। तो यहां पे ये जो स्प्लिट है वो इस मसले पे हुआ, समझ रहे हैं, दोनों अलग हो गए। अन्नादुरई ने एक अलग पार्टी बना ली, डीएमके जिसको बोला गया। एक और इसका रीजन था दोस्तों, इमीडिएट कॉज ये था कि उस समय पेरियार ने अपनी बहुत अपने उम्र से बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली थी। ठीक है, आई थिंक वो 20 से 30 साल पेरियार से छोटी थी, तो इससे सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और यह भी बोला जाता है कि अन्नादुरई को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो पेरियार से अलग हो गए। अब अन्नादुरई के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है 1949 में कि किस तरीके से अपनी पार्टी को स्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि नई पार्टी है और पेरियार का समय बहुत बड़ा नाम। तो यहां पे हम देखते हैं कि अन्नादुरई ने सबसे पहले तो यह बोलना शुरू किया कि यह द्रविड़ नाडु को अलग करो, इंडिपेंडेंट द्रविड़ नाडु चाहिए। यह अन्नादुरई ने सपोर्ट किया इसको। दूसरी चीज इन्होंने बोलना शुरू किया, वही पेरियार का जो एक तरीके से मैनिफेस्टो था, वही अन्नादुरई ने रिपीट किया, क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स पूरी उसी पे ही टिकी हुई थी। जो बेस बना हुआ था ना कि नॉन ब्राह्मण्स को अब राइट्स दो, ये अन्नादुरई ने एडवोकेट किया। और उसके बाद सारे लिबरल रिफॉर्म्स लाए जाएं, ये भी अन्नादुरई ने एडवोकेट किया। और हिंदी ना लागू हो, दोस्तों हिंदी पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, हिंदी ना लागू हो, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए हमारे देश की। 2 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो अन्नादुरई लेके आए थे। उस समय 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता था, अभी हम उसकी बात करेंगे जब मैं हिंदी पे आऊंगा। ठीक है ना, तो अन्नादुरई ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था, ये उन्होंने राज्यसभा में बोल दिया था कि द्रविडियंस वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड वी वांट अ सेपरेट कंट्री। ऐसा हो सकता है? आपको लगेगा ऐसा होगा? इम्पॉसिबल है। सेपरेट कंट्री कैसे? नामुमकिन है। और इसी दौरान दोस्तों भारत ने एक एक्ट पास कर दिया, संशोधन कर दिया, संशोधन किया उन्होंने कानून में, 16th अमेंडमेंट एक्ट। 16th अमेंडमेंट एक्ट जिसको एंटी सेशनिस्ट एक्ट भी बोला जाता है, कि कोई भी अगर अलग होने की बात करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगी, उसको बैन कर देंगे। तब अन्नादुरई थोड़े नरम पड़ गए और उनको लगा कि शायद ये सही नहीं है और पॉलिटिक्स अब हमको अच्छे से खेलनी पड़ेगी, वरना ऐसे काम चलेगा नहीं। तब उन्होंने बोला, तब उनका थोड़ा सा जो रुख था वो नरम हुआ और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं, बस द्रविड़ नाडु को या द्रविडियंस को थोड़े ज्यादा राइट्स दे दो, यहां पे जो मद्रास स्टेट है उसको ऑटोनॉमी दे दो, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो ये भी अन्नादुरई ने, उनका स्टैंस बदल गया जब भारत ने, जवाहरलाल नेहरू ने ये अमेंडमेंट जो है वो पास किया पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ये चीज थी। लेकिन अब अन्नादुरई बोलने लगे थे कि अलग तमिलनाडु बनाओ, एकदम अलग तमिलनाडु होना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए, क्योंकि उस समय सब कुछ मद्रास स्टेट के अंडर आता था। और वैसे ही दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो आया, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाने लगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश अलग हो गया इधर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, हम देखते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली इधर जो पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी थी उससे आंध्र प्रदेश हटा, इधर केरल हट गया, तो खाली मद्रास स्टेट रह गया, आज का जो तमिलनाडु है।
और 1969 में मद्रास स्टेट को उसका नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया, वो भी अन्नादुरई ने किया। उसका भी जो क्रेडिट है वो अन्नादुरई को ही जाता है। अब हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं साउथ में। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो कि ना हो, इस चीज को लेके, ठीक है। 1937 में जब श्री राजगोपालाचारी आए और उन्होंने जब हिंदी को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया, तब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज्यादा स्ट्राइक सत्याग्रह हुए, बहुत लोगों को जेल में डाला गया, पेरियार भी जेल में गए यहां पे। 1953 में भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे, ये अन्नादुरई ने कंडक्ट किए थे। इसमें भी हिंदी आप बैकग्राउंड में देखेंगे, ठीक है ना, कि हिंदी एक बहुत बड़ा रीजन। फिर राजगोपालाचारी ने भी एक नया एजुकेशन सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता था, इसलिए 1953 के जो प्रोटेस्ट हुए थे जो अन्नादुरई ने कंडक्ट किए थे, ये भी उसका रीजन था। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़े प्रोटेस्ट होते हैं दोस्तों 1965 में। 1950 में जब हमारा संविधान आता है। हिंदी का भी इतिहास दोस्तों बड़ा ही कमाल का है, कभी हम बात करेंगे। तो जब हमारा कानून आया 1950 में, तो हिंदी को स्पेशल स्टेटस दिया गया 15 सालों तक, 1965 तक, और इंग्लिश भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन हिंदी को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। जानबूझ के हर स्टेट में हिंदी को लागू नहीं किया गया, वरना प्रोटेस्ट हो जाते। मैंने बताया ना हिंदी को लेके, क्योंकि साउथ में वो द्रविडियंस हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो बोलते हैं तमिल, वो बोलते हैं मलयालम, वो कहां हिंदी को। तो हमको ये चीज भी देखने को दे के चलनी चाहिए। और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को बखूबी समझा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अपराइजिंग हो सकती है दोस्तों, एक पूरा इवेंट है इस पे। 1950 से लेकर ये 51 52 तक, ये साउथ में 53 तक, ये बहुत कुछ हुआ हिंदी को लेके। तो 15 साल तक स्पेशल स्टेटस दिया गया, ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश भी चल रही थी साथ साथ और रीजनल लैंग्वेजेस भी थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1965 के बाद ये साफ साफ बोल दिया गया था कि 15 सालों के बाद सारी लैंग्वेजेस को किनारे करके हम हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, ये हर कोई जान ले। अब देखते ही देखते 1965 आ गया। अब 1965 आया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग चलने लगी। अब यहां पे साउथ के लीडर्स का मूड खराब, और सबसे आगे थे अन्नादुरई। प्रोटेस्ट चालू हो गए दोस्तों, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर दिए। अब उस समय जवाहरलाल नेहरू तो चले गए थे, 1964 में उनका देहांत हो गया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती कि क्या करें। तो यहां पे लाल बहादुर शास्त्री ने फिर एश्योर किया कि बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग, हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बल्कि इंग्लिश भी साथ साथ चलाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज का जो आइडिया वो ड्रॉप कर दिया गया। और अल्टीमेटली दोस्तों जब इंदिरा गांधी आई 1969 में, तब उन्होंने इनडेफिनेट यूज ऑफ हिंदी और इंग्लिश कर दिया, बाइलिंगुअलिज्म। हमारे यही है ना, हिंदी इंग्लिश साथ साथ चलती है, ठीक है ना। और इस पे हमेशा बहस होती है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो, बाकी सारी लैंग्वेज को हटाओ, ठीक है। लेकिन साउथ वालों का क्या, जहां पे रीजनल लैंग्वेजेस है वहां पे क्या, तो साउथ में इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, मतलब इनफैक्ट हमारे पूरे देश में अभी की अगर हम बात करें तो वो सब वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अन्नादुरई को जब आश्वासन मिला तो उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस समय प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बहुत अपने चरम सीमा पे था। लेकिन अल्टीमेटली फिर सब शांत होता है, ठीक है। और इसमें अन्नादुरई को भी अरेस्ट किया गया, ये जो पूरे प्रोटेस्ट हुए थे। अब इसका फायदा ये मिला कि ये देख लीजिए दोस्तों, ये द्रविड़ नाडु है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये सब बोली जाती है। कहां कहां ये जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इनका इतिहास बिल्कुल अलग है, ठीक है। कहां कहां बोली जाती है आप देख सकते हैं, ये मैप में आप देख लीजिए, इसमें कुछ पार्ट ऑफ श्रीलंका को भी, श्रीलंका का भी आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहां पे ये इस चीज का जो फायदा था, ठीक है। अब साउथ के जो साउथ में मेजॉरिटी थी, ठीक है, वो तो प्रोटेस्ट में ही थे। वो तो कह रहे थे कि नहीं हिंदी गलत है और हम अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, या तो अंग्रेजी को भी साथ में, हिंदी एज अ सिंगल लैंग्वेज लागू नहीं होगी। तो जब अन्नादुरई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो अन्नादुरई थे हीरो हो गए रातों रात, और लोगों ने अन्नादुरई को बहुत ज्यादा, वैसे ही बहुत ज्यादा सपोर्ट था, और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और पहली बार 1967 में जब इलेक्शंस हुए दोस्तों, पहली बार कांग्रेस जो है 9 राज्यों में हार गई। और भी इसके बहुत सारे रीजन थे क्यों ऐसा हुआ, लेकिन 9 राज्यों में हारी, जिसमें मद्रास स्टेट सबसे बड़ा था। और मद्रास स्टेट में हम देखते हैं डीएमके को मेजॉरिटी मिली, और पहली बार एक नॉन कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली, और यहां पे डीएमके ने सरकार बनाई, और अन्नादुरई पहले चीफ मिनिस्टर, मतलब लास्ट चीफ मिनिस्टर, फिफ्थ एंड द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। तो अन्नादुरई को चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1967 में, और ये 1969 तक रहे, 1967 से 1969 तक। अब अन्नादुरई जब चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत कुछ किया इन्होंने,
ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, जो कि पेरियार का आइडिया था, ठीक है, कि ये मैरिजेस कराने के लिए बड़ी बड़ी सेरेमनीज का होना जरूरी नहीं है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउड हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस ये भी लीगलाइज किया अन्नादुरई ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बड़े बड़े जो पंडितों को बुलाया जाता है उन सबकी कोई भी जरूरत नहीं है। डाउरीज, दहेज को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सब्सिडीज देनी शुरू की, चावल पे सब्सिडीज देनी, ताकि लोगों को खाना मिले, जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिल सके, कम से कम उनको अनाज मिल सके, वो अपना पेट भर सके। और ये स्कीम दोस्तों आने वाले जो आने वाले लीडर्स आएंगे साउथ में, तमिलनाडु में स्पेशली, उन्होंने सब्सिडीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। चाहे वो जयललिता हो, पूरी अम्मा कैंटीन उन्होंने चला के रखी है। तमिल जो है, साउथ बहुत डेवलप्ड है दोस्तों, क्योंकि वहां का इतिहास ही अलग है। और वो आज से नहीं, वो 2000 सालों से साउथ का इतिहास बिल्कुल अलग रहा है नॉर्थ के इतिहास से, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ किया, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत कुछ किया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मद्रास स्टेट का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया 1969 में। 1969 में जब तमिलनाडु किया तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बने ये। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनको अमेरिका भी बुलाया गया था, येल यूनिवर्सिटी बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। 2 लैंग्वेज पॉलिसी इन्होंने चलाई, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हटा के। ये क्या पॉलिसी थी दोस्तों? 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो साउथ में क्या था, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और केरल, यहां पे क्या था, यहां पे 3 लैंग्वेजेस को मान्यता थी। कौन कौन सी? एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज। अन्नादुरई ने 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलाई, जो आज भी साउथ में चल रही है। तो हिंदी को हटाओ बेसिकली, यहां पे रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश यही रहेंगी 2 लैंग्वेज पॉलिसी में, ठीक है। और ये आज भी साउथ में यही जो है वो यही पॉलिसी जो है वो अख्तियार की गई, अगर लैंग्वेज की बात करें। फिर उसके बाद जो गॉड्स एंड गॉडेसेस के सिंबल्स थे, जो रिलीजियस सिंबल्स थे, इन्होंने पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑफिसेस से हटवा दिए। न्यूयॉर्क भी गए थे दोस्तों ये, मतलब इसी दौरान ये अमेरिका भी गए थे, लेकिन इस समय इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी दोस्तों। ये तंबाकू बहुत खाते थे, जिसकी वजह से इनको कैंसर हो गया था। तंबाकू, जब भी आप मूवीज देखने जाते होंगे, और अब तो टेलीविजन पे भी ऐड आते हैं कि तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे माउथ कैंसर होता है, भैया बिल्कुल भी मत खाया करो। तो यहां पे इसी की ही वजह से इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हुई, और 3 फरवरी 1969 को इनका देहांत हो गया। बहुत बड़े लीडर थे दोस्तों, और जब इनका देहांत हुआ दोस्तों, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 1.5 करोड़ लोगों ने इनके फ्यूनरल को अटेंड किया था। ये रिकॉर्ड है दोस्तों, समझ रहे हैं। साउथ में जो भी लीडर्स जिनका स्वर्गवास होता है, जो फ्यूनरल है वो बहुत ही ग्रैंड होता है। हर कोई, हमने जयललिता का देखा था, हर कोई सड़क पे आ जाता है, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो उनके लिए भगवान होते हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया होता है। और साउथ में एक्चुअली में ऐसा है। तमिलनाडु में जो पॉलिटिक्स आप देखेंगे वो कमाल की रही है। अन्नादुरई के बाद दोस्तों फिर करुणानिधि आए, फिर एमजीआर आए, फिर जयललिता आई। वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने संभाल के रखा एक तरीके से। ये जो लेगेसी इसको गिरने नहीं दिया, और इसीलिए हम देखते हैं साउथ बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये लेक्चर था दोस्तों अन्नादुरई पे। आई होप आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।